स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। हम लोग क्लास 10th में बिहार बोर्ड में हिंदी के काव्य खंड को देख रहे हैं और उस काव्य खंड की श्रृंखला में हमारी चौथी कविता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई स्वदेशी। स्वदेशी में हम देश प्रेम की नई परिभाषा को देखेंगे और देश की होने वाली दुर्दशा को जो उनके समय में थी और आज के समय में भी वह दुर्दशा किस प्रकार प्रासंगिक है इनके द्वारा की गई रचना में, ये भी हम देखेंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिन्हें हम लोग शॉर्टकट में प्रेमघन भी बोल सकते हैं। प्रेमघन जी का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई थी। ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के युग को भारतेंदु युग कहते हैं। कृपया करके नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, राजा हरिश्चंद्र अलग थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र अलग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र वो महान इंसान है, वो महान मनुष्य है, वो महान साहित्यकार हैं जिनके नाम पर हिंदी साहित्य के एक युग का नाम पड़ गया। जब तक वो जीवित रहे उनके काल में जो रचनाएं होती रहीं उनके पूरे समय को भारतेंदु युग कहा और उसी युग में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी अवतरित हुए थे। और चूंकि वो उस युग के बहुत महान साहित्यकार थे इसलिए भी बद्री नारायण चौधरी जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही अपना आदर्श मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हुए प्रेमघन जी ने अलंकृत गद्य लिखे हैं। अलंकृत शब्द का अर्थ होता है सजा हुआ, सुंदर, बहुत सुंदर गद्य लिखा है। यहाँ तो हम उनकी लिखी हुई पद्य को पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने गद्य की भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं जो कलात्मकता के साथ थी। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका और नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। तो ये दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। इसके अलावा जो इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो ये था कि जब एक बार कलकत्ता में साहित्य सम्मेलन हुआ था तो साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में ये सभापति रहे थे। यानी जितने भी साहित्यकार थे उन सब में ये मुखिया का रोल निभा रहे थे। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित या इसको इस तरह से आप कर सकते हैं कि जमा है, सब एक साथ जमा है, संग्रहित प्रेमघन सर्वस्व। और वहीं से हमारे पास जो आज कविता है स्वदेशी आई है। प्रेमघन जी निबंधकार रहे हैं, नाटककार रहे हैं, कवि रहे हैं और समीक्षक रहे हैं। इन्होंने यानी कि सभी विधाओं में साहित्य के, हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। केवल यही दो नाटक इनके प्रसिद्ध हैं। इन्होंने इन दो नाटक की रचना की थी। इसको जरूर याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में से पूछा जा सकता है। भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन किसके लिखे हुए नाटक हैं? उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। यथार्थ, आप सच जानते हैं, आप सत्य जानते हैं, और एक और शब्द जानिए यथार्थ। यथार्थ भी मिलता जुलता शब्द है। यथार्थवादी चित्रण यानी जो सच को प्रकट करने वाला, ग्रामीण जीवन के सच को प्रकट करने वाला यह रचना इनका जीर्ण जनपद। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधी में की, और ये जो आप पढ़ने वाले हैं ये अवधी भाषा की रचना है जो आप पढ़िएगा। उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस समय भारतेंदु युग आया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रभाव में ये खड़ी बोली और गद्योन्मुखता यानी ऐसी रचनाएं करना। कविता भी लिख रहे हैं तो कविता लिखने का पहले लोग तुक का ध्यान रखते थे, बहुत चीजों का ध्यान, अलंकार का, सब चीज का ध्यान रखते थे। गद्य की तरह नहीं लिखा जाता था। लेकिन भारतेंदु युग में कविताएं ऐसी भी रची गई जो गद्य की तरह लिखी गई, यानी कहानियों की तरह लिखी गई कविताएं। तो इनकी रचना में भी वैसा ही कुछ दिखता है। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ
स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहां प्रस्तुत है। यह बहुत बड़ी लाइन है, स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत, यानी जिस समय प्रेमघन जी ने रचना की थी उन्होंने इसका शीर्षक स्वदेशी नहीं रखा होगा। हमने ये दोहा निकाला इनका, प्रेमघन सर्वस्व से दोहा, यानी दो दो लाइन की पंक्ति को, दो दो लाइन की रचना को, दो दो पंक्ति की रचना को हम दोहा कहते हैं। प्रेमघन सर्वस्व में जो दोहा है उन कुछ दोहों को निकालकर हमने एक जगह जमा किया और उसकी जब रचना को पढ़ा, उन रचनाओं को पढ़ा, उनका अर्थ निकाला, तो हमको समझ में आया कि इसका शीर्षक स्वदेशी होना चाहिए। इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। नव जागरण, नव जागरण यानी हम अपने समाज को जगा रहे हैं, नई दिशा की ओर ला रहे हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में, ये जो स्वदेशी कविता आप पढ़ने वाले हैं, इस कविता में जो कवि की चिंता है और उसकी जो स्वर भंगिमा है, यानी उनका जो आवाज है, उनका जो अर्थ है, वह आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। उस जमाने में तो लगता है कम, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, आज वर्तमान 2024 में, तो ये आदमी जो उस समय कह कर गए हैं वो आज कितना सच है, ये इस कविता को पढ़कर लगेगा। हालांकि इन्होंने जिस समय कविता की रचना की होगी उस समय देश गुलाम रहा होगा और भारतीयता को दिखाने के लिए, भारतीय भावना को जागृत करने के लिए इन्होंने इन दोहों की रचना की होगी। लेकिन उस समय जो उन्होंने बोला था, जो भी तुलना की थी इन्होंने अंग्रेजी सरकार से, भारतीयों की जो तुलना की थी, वह आज कितनी प्रासंगिक है, आज कितनी सच है, ये देखते हैं। आइए देखते हैं। सबय विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात। सबय विदेशी वस्तु नर, विदेशी, विदेशी का मतलब हुआ विदेशी, अंग्रेजी। सबय विदेशी वस्तु नर, ये जो इस हिंदुस्तान में जो भी चीज आज हम देख रहे हैं सब ऐसा लग रहा है विदेशी है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में भी सच है और उस समय भी सच था जिस समय भारत अंग्रेजी दासता में था, अंग्रेजी गुलामी में था। तो कहते हैं सबय विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात। गति का मतलब हुआ स्वभाव, रीत का मतलब हुआ जो हमारा रीति रिवाज है, और रति का अर्थ होता है लगाव। ये जो लगाव है, मोह, संस्कार जिसे बोलते, गति स्वभाव और रीत जो नीति है, किसी को भी आप लख लीजिए, लख लीजिए मतलब देख लीजिए, इन तीनों में आपको विदेशी झलक मिलेगी। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, यानी भारतीयता अब कहीं नहीं भारत में दिखती है, भारत में कहीं नहीं अब दिखती है, भारतीयता दिखती है। ये उस समय भी सच था और आज भी सच है। इसीलिए कहा गया कि उस समय से कहीं ज्यादा आज प्रासंगिक है। आप में, हम में जो कल्चर होना चाहिए, जो संस्कार होना चाहिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम बहुत दूध का धुलावा, नहीं नहीं, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आप में कमी है, उसका कहीं ना कहीं दोष मुझे भी है, मुझ में कहीं कमी रही होगी, मुझे देखकर आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप में भी कमी है। इसलिए आप में, हम में, जो आप में और हम में भारतीयता अब दिखती ही नहीं है, संस्कार दिखता ही नहीं है। मनुज भारती देखी कहूं सकत नहीं पहचान। मनुज यानी मनुष्य, भारतीय मनुष्य को देखकर कोई भी पहचान नहीं सकता। मुसलमान हिंदू किन्हौ के हैं ये क्रिस्तान, कि इन भारतीय मनुष्यों को देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, क्रिश्चियन कौन है। इसे देखकर, भारतीय मनुष्यों को देखकर कोई नहीं पहचान सकता। यानी बाहरी वेशभूषा भी हमारी बदल गई है, आत्मा तो बदलने का, स्वभाव तो बदलने का दूर की बात है, हम अपनी बाहरी वेशभूषा भी बदल चुके हैं कि कोई हमें देखकर यह नहीं समझ सकता कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या हैं। हमारी वेशभूषा हमारी बहुत बड़ी पहचान हुआ करती थी हमारे इतिहास में। हमने अपने उस वेशभूषा को ही बदल दिया।
ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, ये इसका दुख प्रेमघन जी को है। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। परदेश की विद्या हम पढ़ रहे हैं, ये जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर का सिस्टम है, ये सब विदेशी सिस्टम है। सिस्टम है भाई, सिस्टम है भाई करके चिल्लाते हैं, अलग चीज है, लेकिन ये सब कुछ विदेश से आया है। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। भारतीय लोगों को परदेश का चाल चलन अत्यधिक भा गया है, अत्यधिक भा गया है। आज जो हम कुछ भी पा लेने पर घमंड करते हैं, घमंड करना हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है कि हम जितना ज्यादा अर्जित करेंगे उतना ज्यादा विनम्र होंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम जितना ज्यादा अर्जित कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हम अक्खड़ हो रहे हैं, हम घमंड में डूब रहे हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। और यही संस्कृति उस समय भी लोगों को देख देख कर प्रेमघन जी ने, आप समझ सकते हैं कब इनकी रचना की है। ठटे विदेशी ठाट सब, बन्यो देश विदेश। ठटे विदेशी ठाट सब, बन्यो देश विदेश। विदेशी ठाट बाट के साथ मार सूट बूट पहने हुए, टाई लगाए हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बन्यो देश विदेश, मेरा देश विदेश बनते जा रहा है। और देख रहे हैं ना, दो दो पंक्ति की है, इसीलिए इसे दोहा कहा जा रहा है। सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। अब हमारे यहां लेस मात्र की, लेस शब्द का प्रयोग किया जाता है थोड़ा सा के लिए भी। और ये हुआ अवधि, और थोड़ा सा ब्रज भाषा में नेकू शब्द याद होगा, नेकू। ये है डिफरेंस। भारतीयता लेस, हम सब ठाट बाट के साथ अपने देश को विदेश बना रहे हैं, सपने में भी अब थोड़ा सा भी भारतीयता नहीं बची है। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। बोली सकत हिंदी नहीं। माय डियर स्टूडेंट, सर आज क्लास लगेगा, वर्मा सर पढ़ाएगा, हिंदी बोल नहीं सकते हैं, हिंदू कहां से मिलेंगे? हिंदू कहां से मिलेंगे? आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान नहीं रहा, सॉरी टू से, आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान नहीं है। आप अपने आसपास देखते हैं जो थोड़े बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैडम पढ़ाएगा, सर आज नहीं पढ़ाया। आपको हिंदी बोलने नहीं आता है और आप चले हैं अपने आप को हिंदू बोलते हैं। हम हिंदू, हाथ में भगवा झंडा लेके जय श्री राम कर रहे हैं। यही यहां पर प्रेमघन जी बोल रहे हैं। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग। अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी उपभोग। ऐसा हमें बना दिया गया है कि हम अंग्रेजी भाषा का ही भजन गीत गा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का ही गुणगान कर रहे हैं और अंग्रेजी भाषा का ही उपभोग कर रहे हैं। यही इसका अर्थ है कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। कि हम हिंदी नहीं बोल पा रहे और हम हिंदू बनेंगे। अंग्रेजी वाहन बसन, बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह, सकल वस्तु देश विपरीत। अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी भोजन, अंग्रेजी रीति, अंग्रेजी नीति, सब कुछ हमें भा रहा है। अंग्रेजों की रुचि का घर हम बना रहे हैं। सकल वस्तु, जितनी भी चीजें आसपास हैं सब हमारे देश के विपरीत है। कितना अच्छा तो था, सखुआ के पत्ता में खाते थे, खा करके बाहर फेंक दिए, मिट्टी बन गया। आज थर्मोकोल के पत्ता में खा रहे हैं और उसके बाद समस्या झेल रहे हैं कि 2 साल पहले भोज किए थे, उसका पत्ता भी उड़ उड़ के आंधी में झलकता है कि वो ये तो खत्म ही नहीं हुआ है। सब
विदेशी वस्तु बन गया, सबका सब विदेशी वस्तु हो गया। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, उस समय के लोग को बोल रहे हैं और आज भी लोग बोलते, बड़ा ही नीच भावना आ जाता है लोगों के मन में कि हम हिंदुस्तानी ऐसा बोलेंगे, आई एम एन इंडियन। नहीं, यही ये बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय घिनात। हिंदुस्तानी खुद को बोलने में लोग लजा रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीयता सब, भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय घिनात। भारतीय होते हुए भी वो भारतीय अपने आप को बोल नहीं पा रहे, कितनी घिनौनी बात है। देश नगर बानक बनो, देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा, बसे अंग्रेजी माल। देश नगर सब अंग्रेजी चाल चल रहा है, बाजारों में मैं जिधर भी देखता हूं विदेशी वस्तु का ही भंडार है, सब अंग्रेजी माल से भरा हुआ है। ये वस्त्र अंग्रेजी है, ये भोजन अंग्रेजी हो गया है। आज हम बाहर निकलते हैं तो मन करता है थोड़ा नूडल्स खा ले, थोड़ा बर्गर खा ले, थोड़ा पिज्ज़ा खा ले, थोड़ा केक खा ले, थोड़ा पेस्ट्री खा ले, थोड़ा मफिन्स खा लें, थोड़ा डोनट खा ले। ये सब क्या है? सबका सब अंग्रेजी वस्तु है और पूरा बाजार इन्हीं से भरा हुआ है। जिनसौ संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली। अभी कितना बड़ा तंज है हमारे देश के नेताओं पर। तंज, तंज मतलब व्यंग्य। बोलते हैं जिनसौ संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, यानी अपने तन की धोती जिनसे संभल नहीं सकती, देश प्रबंध करहिंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। देश का प्रबंध वे लोग करेंगे जिनसे अपने तन का वस्त्र नहीं संभलता, वो देश का प्रबंध करेंगे। यह कैसी खाम ख्याली है, ये कैसा ख्याली पुलाव आप पका रहे हैं सर, कैसा कैसा भ्रम में जी रहे हैं आप। जो व्यक्ति अपने तन का वस्त्र नहीं संभाल सक रहा है, वह व्यक्ति देश संभाल लेगा, कैसे भ्रम में आप जी रहे हैं। दास वृत्ति की चाह चहूं, दिसी चारहु बरन बढ़ाली। अब यहां गुलामी की बात कर रहे हैं। दास वृत्ति की चाह चहूं दिसी, ये जो दास वृत्ति की चाह है, हम गुलाम है, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, मेरा घर भर रहा है ना। इस चाह से चारों दिशा और चारों वर्ण, वर्ण का मतलब होता है वर्ण, ये जो हम क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्णों में जो हमारा समाज बटा हुआ है, इस चारों वर्ण में भी दास वृत्ति की चाह घुस गई है, प्रवेश कर गई है। करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बनी डफाली। और झूठी प्रशंसा लोगों को इतनी अच्छी लगने लगी है कि लोग डफाली बन गए हैं। डफाली यानी बाजा बजने वाला, जर सा अच्छा से बोल दिए, इतना फूल गए कि अब उसी का राग अलाप रहे हैं। इस तरह से स्वदेशी कविता में प्रेमघन जी ने देश की वस्तु स्थिति को समझाते हुए देश में होने वाले भ्रष्टाचार को भी बताया, कमियों को भी बताया, और यह भी बताया कि जो लोग देश सेवा करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने आप को संभालना होगा, तभी देश संभल सकता है। हमें विदेशी वस्तुओं का त्याग करना होगा, तभी हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी भारतीयता को भारत में समेट सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। कृपया करके एक बार कवि परिचय दोबारा सुन लें, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया स्वदेशी कविता है यह।
हालांकि यह कविता स्वदेशी शीर्षक से नहीं है, बल्कि यह कविता स्वदेशी सर्वस्व प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित कविताओं से निकाला गया कुछ दोहा संग्रह है। मिर्जापुर में जन्मे प्रेमघन जी का जन्म 1855 ईस्वी में, मृत्यु 1922 ईस्वी में। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। इनसे पहले जो लोग हैं वो रीति काल के हैं, ये भारतेंदु युग के हैं। आगे हमने पढ़ा है वो आधुनिक युग, भक्ति युग इत्यादि युग के कवि रहे हैं। हम लोग देश प्रेम में आगे बढ़े। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई कविता स्वदेशी यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आप एक बार फिर से कवि परिचय देख लेंगे। आपके अंगुली के गुलाम हैं और क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारे गौरांगो क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको क्वेश्चन आंसर फ्री में उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच।